हेलो हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में जो हम लोग सीख रहे थे कि किसी भी जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट का जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो एलिमेंट होता है उसके बारे में हम लोग सीखे थे कि पीरियोडिक टेबल में उसे कैसे डिसाइड करते हैं कि वह एलिमेंट्स कहाँ पे पाया जाता है। कैसे हम लोग कहते हैं कि ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट होता है, ये सेकंड ट्रांजिशन का एलिमेंट होता है, वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट होता है। कौन सा एलिमेंट्स जो होते हैं वह किस सीरीज में रखे जाते हैं, उस सीरीज का हम किस तरीके से आसानी से उसे नाम को याद कर सके, क्योंकि हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद कर लेते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद कर लेते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने के लिए बहुत कठिन रहता है, बड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो उसको हम कैसे याद करें, तो उसके बारे में हमने प्रीवियस जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था उसमें हम बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए थे। अगर कोई भी जो अगर नहीं देखे होंगे तो अगर आप चाहें तो उसको आसानी से इस लेक्चर के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस लेक्चर का आपको लिंक दिया गया है, आप चाहें तो उससे आसानी से देख लेंगे तो एक चीज का फायदा होगा कि उसके बाद ये लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम इस डी ब्लॉक के फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लेक्चर को अगर हम सीरीज को कंटिन्यू करें तो इस सीरीज का हम दूसरा लेक्चर आज हम देखने जा रहे हैं। उसमें क्या है कि आज हम पूरे डी ब्लॉक के जो फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स के हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि इस एलिमेंट्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो वह एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो ये एलिमेंट्स हमको मिलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 होता है। तो हमें जब इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें मिलता है वह होता है पहले का 3D 14s2। कैसे निकालते हैं आपको भी पता है। स्कैंडियम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। मतलब यहां से यहां तक का ये एलिमेंट्स ऑर्गन यानी एटॉमिक नंबर 18 और उसके बाद ये 4s2 3d1, ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से स्कैंडियम की जगह पर अगर हम टाइटेनियम रख दें तो यहां पर एटॉमिक नंबर 3d2 हो जाएगा, तो आउटर मोस्ट में यहां पर 3d2 4s2 हुआ। उसी तरह से यहां पर वेनेडियम रखें। क्रोमियम की जब केस आता है 24, जब ये क्रोमियम का होता है तो यहां पर 3d4 और 4s2 होता है। आपको बताए थे कि जब अफबाउ का प्रिंसिपल होता है कि जब डी सेल दो भाग यानी कि या तो वह फुल फिल और ये हाफ फिल, मतलब फुल फिल में 10, हाफ फिल में 5, डी के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फुल फिल में 10 और हाफ फिल में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसे कंडीशन में ये स्टेबिलिटी गेन करता है। अगर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यदि इसे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो, मतलब यहां पे 9 और यहां पे 4 होगा, तो अपने प्रीवियस इलेक्ट्रॉन मतलब जो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा उससे अपना इलेक्ट्रॉन लेकर ये 4s1 और 3d5 बना लेता है, तब जाकर ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो इस स्थिति में 3d5 4s1 इस तरह से आगे जाते हैं। लास्ट में आता है यहां पर कॉपर 29। सेम कंसेप्ट यहां पे क्या होगा, 3d5 होगा, सॉरी 3d9 होगा। 9 जब होगा तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है फुलफिल होने में, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बन जाएगा 4s1 और 3d10। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो भी एलिमेंट्स ये होते हैं ये एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इसको हम अरेंज कर देते हैं। फिर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से कंप्लीट होता है तो इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है उसकी अगली प्रॉपर्टी हम लोग जो पढ़ते हैं वह होता है मेटेलिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं वह होता है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है?
कहा कि सबसे पहली चीज कि ऑल द मेटल्स, ध्यान रहे, ऑल द मेटल्स या ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज या ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैव अ टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर। गौर से सुनेंगे कि हर एलिमेंट्स की अपनी एक मेटेलिक कैरेक्टर होता है, मतलब कि या तो वह HCP या तो वह BCC या तो वह FCC, नहीं तो कोई दो स्ट्रक्चर जरूर उसमें फॉलो करता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या बॉडी क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस क्यूबिक क्लोज पैकिंग या बॉडी सेंटर क्लोज, ये जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाता है, ये क्लोज पैकिंग, फेस क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बॉडी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये जो क्लोज पैकिंग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हर मेटल की कैरेक्टर होता है, मतलब वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का कोई भी एलिमेंट होगा वो कोई ये किसी एक शेप को जरूर बनाता है। जैसे में अगर हम एस्केंडियम को देखें तो एस्केंडियम जो होता है वो FCC बनाता है, टाइटेनियम BCC, वेनेडियम भी BCC बनाता है, और उसके बाद क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम भी जो होता है वो बॉडी क्लोज क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है, और उसके बाद मैग्नीज BCC और FCC बनाता है। फेरस एक एलिमेंट ऐसा होता है जो एस्केंडियम FCC टाइटेनियम जो होता है वह हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाता है, BCC FCC। फेरस जो होता है ये BCC बॉडी क्लोज क्यूबिक बनाता है, साथ में ये FCC भी बनाता है। कोबाल्ट जो होता है वह HCP साथ में FCC बनाता है, ये FCC ये FCC, और लास्ट को जो स्ट्रक्चर होता है वह HCP। मतलब कहने का मतलब यह है कि हर एलिमेंट्स अपनी कुछ मेटेलिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, हर एलिमेंट्स अपना कोई ना कोई पार्टिकुलर मेटेलिक स्ट्रक्चर तैयार करता है। ठीक है, अब जो मेटेलिक स्ट्रक्चर तैयार किया तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो उसका स्ट्रक्चर, दूसरी कहता है कि हर एलिमेंट्स जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का हर एलिमेंट जो होता है वो सारे मेटल के कैरेक्टर को फॉलो करता है, मतलब वह एलिमेंट हार्ड होता है, वह लस्चरस होता है, वह डक्टाइल होता है, जिसके पास है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उसके बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिवनेस यानी कंडक्टिविटीज, TIVIES, कंडक्टिविटीज एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब कि जितने मेटल के प्रॉपर्टी होते हैं कि वह कठोर होता है, वह उसमें फैलने की क्षमता होती है, आघात वर्धनीय होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, थर्मल एनर्जी मतलब कि वह थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। ये जितने भी थर्मल जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं सारे प्रॉपर्टी ये एलिमेंट शो करते हैं। दूसरी चीज कहते हैं कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, और जब इसकी वैकेंट डी ऑर्बिटल ज्यादा पाए जाते हैं इसलिए इसकी जो होती है मेल्टिंग पॉइंट जो होती है ज्यादा होती है। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है लेकिन कुछ करने के बाद घटना शुरू हो जाता है। आगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट पर सीखेंगे कि जब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, वो वैकेंट डी ऑर्बिटल जो फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो घट जाती है। तो मतलब
जैसे जैसे वैकेंट डी ऑर्बिटल बढ़ता है उससे वैसे उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो बढ़ती जाती है। मतलब हम कहें कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, आप वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज इसे गौर से देखो, इसके पास यहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल ज्यादा है, D5 D6, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन। इस स्थिति में इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है काफी ज्यादा होती नहीं है। ये इस स्थिति में जो वैकेंट डी, ध्यान रहे, वैकेंट डी इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हम जब भी चर्चा करेंगे वैकेंट मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास D5 देखें तो इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने के चलते वह एलिमेंट्स उतना ही ज्यादा हार्ड होगा। यानी कह सकते हैं कि वैकेंट डी ऑर्बिटल जितना ज्यादा होगा वह एलिमेंट्स उतना ही ज्यादा हार्ड होगा, और उसी तरह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि वैकेंट डी ऑर्बिटल, अब जरा गौर से देखिए, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस इस समय वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लेकिन ये जिंक को देखेंगे तो जिंक का 10 एलिमेंट्स होता है, ये सारे के सारे फुलफिल भरे रहते हैं। और जब सारे के सारे फुलफिल भरे रहेंगे तो वैकेंट डी ऑर्बिटल इसमें नहीं पाए जाएंगे, और जब वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में जो एलिमेंट होगा वो काफी सॉफ्ट होगा, मतलब हार्ड ज्यादा ना होकर काफी मतलब कम हार्डनेस शो करता है। तो मतलब कि कहानी कहें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब एलिमेंट, खासकर क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, ये काफी हार्ड एलिमेंट होते हैं, जबकि कॉपर जो होता है, सॉरी जिंक जो होता है वह उतना हार्ड एलिमेंट नहीं होता है। तो क्या रीजन क्या देंगे अगर हम एक स्टेटमेंट पूछे कि व्हाई क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस इज द हार्डेस्ट एलिमेंट इन कंपेयर टू जिंक? बिकॉज सीधा आप इसमें सीधा देंगे कि ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अनपेयर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, so there have hard metal, whereas zinc is not very hard metal due to absence of unpaired d electron। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो हमारे पास हो गया मेटेलिक करेक्टर, जो ये सारे एलिमेंट्स अपने शो करते हैं। फिर आती है बात डेंसिटी का। अगर हम डेंसिटी देखें, अगली प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब कि जिस एलिमेंट्स का एटॉमिक मास बढ़ेगा उस एलिमेंट्स की डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब कि जिस एलिमेंट्स का एटॉमिक वॉल्यूम घटेगा उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। मतलब कि जब इस ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। ये बड़ी अजीब सा कंसेप्ट है कि स्कैंडियम 21, इसका अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, आप गौर से देखिए तीनों ऑर्बिटल को। मतलब कि अगर हम स्कैंडियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, रीअरेंज कर दें तो 3d को पहले लिख दें तो 3d1 और 4s2 ये होगा। मतलब कि जब इस तरह से अरेंजमेंट अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये हमारा पहला घर K का, दूसरा घर ये L का, तीसरा घर M का और चौथा घर N का। मतलब K के पास 2 इलेक्ट्रॉन, L के पास 8, M के पास 9 और इसके पास 2। जब आप इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे इसमें तो इसके सेंटर पर होता है पॉजिटिव चार्ज, सेंटर में मिला पॉजिटिव चार्ज। जब इसके सेंटर में मिला पॉजिटिव चार्ज तो ऐसी स्थिति में इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास
9 इलेक्ट्रॉन और इस लास्ट वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह यहां पे इसके पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा टाइटेनियम में? टाइटेनियम में क्या होता है, यहां पर 3d2 हो जाएगा, तो यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। और उसी प्रकार वेनेडियम में देखें, ये टाइटेनियम का था, अगर वेनेडियम देखें 23, तो यहां पर हो जाएगा 3, मतलब आउटर मोस्ट में 11 इलेक्ट्रॉन, डी के पास पूरा 11, मतलब यहां पे 2, 8, 11 और यहां पे ये 2। मतलब जरा गौर से देखिए इसके सेल का KLMN सेम है, KLMN KLMN, सेलों की संख्या सेम है। अब जरा देखिए स्कैंडियम के नीचे जब आते हैं इरिडियम की तरफ, तो एट्रियम है, एट्रियम में जब देखते हैं तो इसके सेल की संख्या जो होती है वह लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 4d1 और 5s2, मतलब 4d5s ने KLMNO की तरफ जाते हैं, मतलब KLMNO की तरफ गए, तो मतलब कि इसमें 4 ऑर्बिटल, इसमें 5 ऑर्बिटल, तो जाहिर सी बात है कि इसके एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। तो ये तो बात हमको समझ में आता है कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है क्योंकि ऑर्बिटल की संख्या बढ़ती है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ता है? कुछ लोग कहते हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो भैया एटॉमिक नंबर ऊपर से नीचे आने पर भी तो बढ़ता है, तो आप कहे कि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। एटॉमिक नंबर इधर से इधर जाने पर भी तो बढ़ता है, तो फिर क्यों इधर घटने लगा एटॉमिक रेडियस? तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या होता है कि जब देखिए ये सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज और इसके चारों तरफ जो होता है वह निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। जब यहां इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा और सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के इधर से क्या करता है, वो पैकिंग रहता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से काम करता है। इसीलिए होता है ना कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तब वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल छोड़कर दूसरे ऑर्बिटल में जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अब जरा गौर से देखिए, इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पे 2 और इसमें 9, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 21 इलेक्ट्रॉन पूरे ऑर्बिटल में। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 22 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे 13 इलेक्ट्रॉन आउटर डी इसमें और इसमें मिलाकर, और इस टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 23 इलेक्ट्रॉन। अब गौर से देखिए, ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, ऑर्बिटल की संख्या सेम है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा। जरा गौर से बताइए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये इनमें इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, इसमें 2 निगेटिव चार्ज में 1 निगेटिव चार्ज, किस चार्ज, कौन सा चार्ज ज्यादा अट्रैक्ट होगा? क्योंकि निगेटिविटी जितना ज्यादा बढ़ेगी उसका अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। मतलब जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होगा। मतलब यह हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ऐसे स्थिति में ये क्या करेगा, श्रिंकिंग कैपेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, काफी अधिक श्रिंक होगा। जब काफी अधिक श्रिंक होगा तो ये जो सेल है ये न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट होना शुरू करेगा। ये यहां पर देखें तो यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, उससे कम इलेक्ट्रॉन इसमें है, मतलब इसमें श्रिंकिंग इसके तुलना में कम होगा और इसमें इसके तुलना में कम होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग ज्यादा, श्रिंकिंग उतना ही ज्यादा, श्रिंकिंग उतना ही ज्यादा, एटॉमिक रेडियस उतना ही कम। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। मतलब अगर इसे हम थर्ड मान लें, इसे सेकंड मान लें और इसे फर्स्ट मान लें, तो थर्ड का रेडियस, सेकंड की रेडियस और उसके बाद
फर्स्ट का रेडियस, फर्स्ट का सबसे ज्यादा, सेकंड उसके बाद थर्ड। तो क्यों घटता है लेफ्ट टू राइट जाने पर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वह ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल होगा वह श्रिंक करना शुरू होगा, और श्रिंक करेगा तो मतलब कि साइज क्या करेगी, वो घट जाती है। यही कंडीशन जब हम आगे पढ़ते हैं तो इस कहानी क्या सीखे हम लोग कि जब हमारे पास जब तो ऐसे, अब यही कंसेप्ट आगे चलकर एटॉमिक रेडियाई की भी कंसेप्ट आ जाती है कि जब ऑर्बिटल में जब हम मेटल जो होता है वह जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक रेडियाई S से ज्यादा और P से कम होता है। हमें आगे पढ़ेंगे आयनिक रेडियाई में भी, क्योंकि उसके सेंटर पे जो होता है, सेंटर के आस जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें भी हम लिखते हैं कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जो इसके न्यूक्लियर चार्ज होते हैं, चार्ज होने के चलते ये क्या करता है, इसकी एटॉमिक रेडियाई जो होती है वह S से ज्यादा और P से कम होती है। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों। तो डेंसिटी की बात करें तो हम कहते हैं कि जब हम टाइसन सीरीज में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई घटता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज की पावर बढ़ती है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ा तो ऐसी स्थिति में उस स्थिति में क्या होगा, एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज करता है। मतलब कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। अब इसके बाद जैसे ही एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो डेंसिटी जो होती है वह फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बढ़ती जाती है। तो ये रहा पहली कंसेप्ट जो था डेंसिटी का। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ें। लास्ट में एक हम एक्सेप्शन भी पढ़ते हैं इस डेंसिटी का कि जिंक की डेंसिटी जो होती है थोड़ी सी कम होती है। लाइए हम उसको भी बता ही देते हैं। डेंसिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर लगातार बढ़ेगा। डेंसिटी का अगर हम देखें ग्राम पर ml, तो डेंसिटी की वैल्यू इसका करीब करीब 3.1, 4.5, 6.1, 7.2, 7.6, 7.9, 8.7, 8.9, ये करीब करीब 9, ये 8.91 और इसका करीब करीब आया था 7.1। बड़ा इंटरेस्टेड खेल होता है कि लास्ट में इसकी डेंसिटी क्यों घट जाती है। तो वजह इसके पास होता है कि ये एक्सेप्शन, आप याद रखेंगे, एक्सेप्शन स्टेबिलिटी गेन करने के चलते ये एक्सेप्शनल शो होता है। एक्सेप्ट जिंक की जो होती है वो डेंसिटी जो होती है थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि ये जो होता है ये लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम होता है और इसलिए इसकी डेंसिटी घट जाती है। तो सारे एलिमेंट्स की बढ़ती है एक्सेप्ट जिंक ड्यू टू लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम। डेंसिटी के बाद कंसेप्ट आता है एटॉमिक रेडियाई का। अभी हमने आपको एटॉमिक रेडियाई का बड़ा अच्छे तरीके से कंसेप्ट हमने सिखाया कि कैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का घटना कि, तो उसमें याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो संख्या होती है जनरली एटॉमिक रेडियाई एटम का क्या करता है, घटता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस जो होता है लगातार घटता जाता है। अब इसके बाद जब हम लोग डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को घटा दिए तो फिर अगर हम जैसे ही लास्ट की तरफ आते हैं तो जो लास्ट एलिमेंट होता है, घूमते घूमते जब एटॉमिक रेडियाई की तरफ जब लास्ट एलिमेंट्स के पास आते हैं तो उसके एटॉमिक रेडियस होती है स्टेबिलिटी। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड की संख्या लगातार बढ़ते जाए तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना बढ़ेगा उस स्थिति में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा श्रिंक करेगा तो एटॉमिक रेडियस लगातार घटेगा, एटॉमिक रेडियस घटेगा। अब देखिए जब हमारे पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज किया, इंक्रीज एटॉमिक नंबर यानी कि न्यूक्लियर चार्ज वहां पर क्या करता है, इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। ठीक, अब इसके बाद हम थोड़ा सा अगर आगे की तरफ जाएं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम जैसे ही आगे की तरफ इसमें बढ़ते हैं तो इसकी अगली प्रॉपर्टी हम लोग सीखते हैं जिसका नाम होता है आयनिक रेडियाई। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखिए आयनिक रेडियाई का कंसेप्ट क्या होता है।
कहते हैं कि जितने भी, हमेशा याद रखेंगे कि आयनिक रेडियाई का जो कंसेप्ट होता है वो एटॉमिक रेडियाई को फॉलो करता है। आयनिक रेडियाई की पूरी कंसेप्ट एटॉमिक रेडियाई को फॉलो करता है। माने कि जो एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई जो था वही फॉलो, मतलब जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस जो होगा लगातार 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 घटेगा, एक्सेप्ट जिंक। जिंक के एटॉमिक रेडियस में क्या करता है, वो फुलफिल होता है, और जिंक जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन करने की कैपेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, और ज्यादा होने के कारण ही उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसके चलते क्या करता है कि उसमें साइज जो थोड़ी सी उसकी इंक्रीज कर जाती है। फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा होने के चलते साइज थोड़ा इंक्रीज करती है। तो सिर्फ यहां से यहां तक जाने पर घटेगा एक्सेप्ट जिंक, क्योंकि जिंक जो होता है इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन उसमें ज्यादा होती है, जिसके चलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि हमेशा याद रखेंगे कि जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस घटता है, जिंक की थोड़ी सी एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। आप देख लीजिए एटॉमिक साइज, हम लिख देते हैं सीधा। एटॉमिक साइज अगर हम एंगस्ट्रॉन में बात करें तो इसका होता है 1.60, 1.46, 1.31, 1.25। एटॉमिक रेडियस सॉरी इसका होता है 0.90, 0.88, 0.84, 0.80, 0.80, 0.76, 0.72, किसी का 90, 88, 84, 80, 76, इसका भी करीब करीब 76, 0.72, 0.69 और 0.79 यहां बढ़ गया, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह फोर्स ऑफ रिपल्सन से जो होता है, गौर करें कि इसमें जो लास्ट में क्यों होता है, क्योंकि इंक्रीज, इसमें सबसे बड़ा कंसेप्ट आता है कि इसमें फोर्स ऑफ, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज हायर देन the attractive force. Electron repulsion is higher than attractive force. Because of this increase the nuclear charge and thus the size of atom increase. तो थोड़ा सा यहां पर इंक्रीज करता है, बाकी लगातार घटता जाता है। यही ट्रेंड फॉलो करता है आयनिक रेडियाई। कहते हैं कि जो आयनिक रेडियाई होता है वह एटॉमिक रेडियाई को ट्रेंड को फॉलो करता है, लेकिन एक छोटा सा कहानी कब बिगड़ता है कि जब एलिमेंट्स अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, जैसे एस्केंडियम प्लस, यानी कि अगर मेटल है अगर इलेक्ट्रॉन देकर मेटल प्लस बनाता है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां पे कि ये कैसे, तो ऐसे स्थिति में जब एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस कंसेप्ट में क्या होता है, तो जब इसमें याद रखेंगे कि द आयनिक रेडियाई ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बदलेगा, एटॉमिक आयनिक रेडियाई चेंज करेगा, मतलब कि द आयनिक रेडियाई डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट। आयनिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जितना बढ़ेगा आयनिक रेडियाई उतना घटेगा, मतलब कह सकते हैं कि M3 प्लस इज स्मॉलर देन M2 प्लस, बिकॉज आयनिक रेडियाई डिक्रीज विथ इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आयनिक रेडियाई उतना ही घटना शुरू करेगा। तो आयनिक रेडियाई ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ क्या करता है, घटता है। एटॉमिक ऑक्सीडेशन स्टेट जितना बढ़ेगा आयनिक रेडियाई उतना ही घटता है। मतलब हमेशा याद रखेंगे कि अगर एलिमेंट से अगर मान लीजिए कि एस्केंडियम की बात करें तो एस्केंडियम 3 प्लस इज लेसर देन एस्केंडियम 2 प्लस।
क्यों? कि यहां पर जब स्कैंडियम 2+ की बात करें और स्कैंडियम 3+ की बात करें तो जितना इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ेगा, जितना एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कब करता है? जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना इंक्रीज करेगा, आयनिक रेडियाई उतना ही डिक्रीज करेगा। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखेंगे। उसी प्रकार जब आयनिक रेडियाई जो होता है, तो आयनिक रेडियाई ऑफ द कैटायन इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज विथ इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। सेकेंड स्टेप कि द आयनिक रेडियाई ऑफ द कैटायन इज इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। आयनिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स in same oxidation state is decrease with increase the atomic number। तो एटॉमिक नंबर की जैसे जैसे बढ़ेगा आयनिक रेडियाई, वैसे वैसे घटेगा। पता ही है, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या करता है? एटॉमिक रेडियाई घटना शुरू करता है। स्कैंडियम प्लस, टाइटेनियम प्लस, वेनेडियम प्लस, जब आप ऐसे बढ़ते हैं तो ऐसी इससे बड़ा टाइटेनियम, फिर उसके बाद तो घटना शुरू करता है। उसी तरह से अगर पॉजिटिव में भी होगा तो क्या करेगा? घटेगा। तो अगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर है तो इस तरह से लगातार घटेगा। अगर सेम ऑक्सीडेशन, अगर सेम एलिमेंट का डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर है, सेम एलिमेंट का स्कैंडियम जैसे 2+, 3+, सेम एलिमेंट्स का डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ऐसे स्थिति में एटॉमिक रेडियस जो होगा डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट। जो आयनिक एलिमेंट्स हमारे पास मिलते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, मतलब एस से जो होते हैं वो नियरली छोटे होते हैं और पी से जो होते हैं, सॉरी, एस से जो होते हैं वो बड़े होते हैं और पी से जो होते हैं वो छोटे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट अभी हमने पढ़ा कि जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि एलिमेंट्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। गौर से समझिएगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल, यदि वह एलिमेंट्स, मतलब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या? उस एलिमेंट्स को मतलब तोड़ने के लिए, मतलब बीच के इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी दिया जाए वह, इसके लिए एक मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। भाई 920% क्या पढ़ते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, कि जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जब उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ऐसी स्थिति में पार्टिकल्स क्या करता है? अपने स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। तो ऐसी स्थिति में जब उसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो डिसाइड करेगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। यह बड़े डिसाइडेड फैक्टर होगा। मतलब कि करें कि कोई भी मेटल होता है जिसकी हाई, इस मेटल की, पूरी मेटल की हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। जब वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाएंगे और उसमें जब उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट निकल कर आता है। कहते हैं कि हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, हम एक बार मेल्टिंग पॉइंट का रेंज लिखें डिग्री सेल्सियस में, तो इसका होता है करीब करीब 1539, इसका होता है 1725, इसका होता है करीब करीब 1900, इसका होता है 1875, इसका होता है 1245, इसका होता है 1536, इसका होता है 1495, 1495, इसका होता है करीब करीब 1453, और इसका होता है करीब करीब 1083, और लास्ट वाले का होता है 420। ये है भी एलिमेंट्स 420। और बॉइलिंग पॉइंट देखें डिग्री सेल्सियस में तो ये करीब करीब होता है 2730, ये 3260, ये होता है 2665, ये होता है करीब 2150, 3000। इसका 3000 मैग्नीज का 3000, 3250 नहीं, सॉरी गलती, 3260, उसके बाद 3450, 2665, 2150 आयरन, आयरन 3000, 2900, 2730, 2595 और लास्ट में 906। बड़ी
ध्यान रखें, जैसे जैसे वैकेंट डी ऑर्बिटल की संख्या, तो ये डिपेंड करा आउटर मोस्ट में, धीरे धीरे इसकी क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज किया। मतलब कि जैसे जैसे आउटर मोस्ट में जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, जैसे मैं स्कैंडियम 1, क्या कहते हैं टाइटेनियम 2, जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा, ऐसी स्थिति में मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या करती है, बढ़ती गई। मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट जो हुआ, मेल्टिंग पॉइंट के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी लगातार बढ़ता गया। बड़े इंटरेस्टेड के साथ ही है कि क्रोमियम और मैग्नीज का एक मेल्टिंग पॉइंट क्यों घट गया या बॉइलिंग पॉइंट घट गया। 1918-75 1245, फिर इधर से देखिए लगातार घटता गया। उसके बाद यहां आने के बाद तो यहां पे डी ऑर्बिटल में लगातार, यहां अगर लास्ट कंसेप्ट यहां पे तो मिला कि चलिए हमारे पास डी ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल है, दो है, तीन है, एटॉमिक नंबर बढ़ा, लेकिन सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, लेकिन जैसे ही हम क्रोमियम और मैग्नीज के पास आते हैं, इसके जो डी ऑर्बिटल, ये डिसाइडिंग फैक्टर डी ऑर्बिटल है, आप देखिए ये हाफ फील्ड भर गया। जब ये इसका हाफ फील्ड भर गया मतलब ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। इस तरह से यहां पर भी ये क्या किया, फुल फील्ड भर गया, स्टेबिलिटी गेन करता है। इस तरह से इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या करती है, ड्यू टू, आप कह सकते हैं कि क्रोमियम और मैग्नीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होती है कम होती है। क्यों? क्योंकि इसकी डी ऑर्बिटल जो होती है वह हाफ फील्ड भर जाता है, जिसके चलते वह स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, जिसके चलते वो क्या करता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वह घट जाती है, या बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वह घट जाती है। वजह क्या होती है, जिंक की इतनी सारी कम 1800, यहां से देख रहे हैं 1883 से सीधा 420। क्यों? क्योंकि इसके लाउटर मोस्ट में तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, पूरे के पूरे ऑर्बिटल खाली हो गए, ये पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो गया है। तो ये हाफ फिल्ड हो गया और ये फुल फिल्ड हो गया, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल घट जाती है। तो ये कंसेप्ट होता है क्यों घट जाना, क्यों बीच में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यहां घट जाना और क्यों यहां लगातार घट जाना, क्योंकि इसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाता है और ये क्या करता है, फुल फील्ड ऑर्बिटल हो जाता है। इसकी वजह से क्या करता है कि इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट घट जाती है। इसके बाद का जो कंसेप्ट आता है वो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। कहते हैं कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज of d block elements lies in between s and p block element. They are higher than s block element and lower than या lesser than p block elements. मतलब कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वह s ब्लॉक और p ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में रहती है। अब बात आती है क्यों कि द आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज विथ इंक्रीज द एटॉमिक नंबर अलोंग द गिवन ट्रांजिशन सीरीज। अब आपको हम सीधा एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मतलब कि दिस इज द ड्यू टू द इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज विथ द इंक्रीज द एटॉमिक नंबर विथ रिड्यूस द साइज। मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज को स्ट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। जब खींचेगा तो ऐसी स्थिति में उसकी रेडियस घटना शुरू करेगा, माने आयनिक रेडियस। तो यहां हमेशा कि इसका रीजन क्या करेंगे कि द इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज विथ इंक्रीज द एटॉमिक नंबर विथ रिड्यूस द साइज ऑफ एटम मेकिंग एन रिमूवल। अब जितना जब साइज घटेगा, गौर से समझिए, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वैसी स्थिति में जब ये एटम ऑर्बिटल है जितना अधिक अट्रैक्ट होगा मतलब आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही डिफिकल्ट होगा। अभी हम आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं कैसे। कहते हैं कि अगर हमारे पास सपोज करिए कुछ एलिमेंट्स दिए जाएं, मान लीजिए कि हमारे पास अगर एक मेटल है और अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये बनेगा M+, मतलब ये हुआ आयनाइज। अब इसको आयनाइज करने के लिए
जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वह उसका कहलाता है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी में किसी भी मेटल को आयनाइज करने के लिए जितना एनर्जी लगता है वह उसके आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो मतलब कि अगर कोई मेटल अपने M पॉजिटिव बनाता है तो उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर वो आयनाइज होगा, माने हम उसे एनर्जी देंगे तब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा अपना। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक, ध्यान रहे, जिंक की सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके ऑर्बिटल जो है वह फुलफिल भरे हुए हैं। क्यों भैया फुलफिल? क्योंकि इससे सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जरा गौर से समझिए, इसके पास इसके सारे ऑर्बिटल जो हैं वो क्या है? भरे हुए हैं। जब सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना काफी कठिन होगा, मतलब काफी अधिक मात्रा में एनर्जी देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सारे ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट जिंक है, इसीलिए फर्स्ट ऑक्साइड आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वह जिंक का सबसे ज्यादा होता है, ड्यू टू फुलफिल ऑफ डी ऑर्बिटल। सेकेंड कंसेप्ट जो आता है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात आती है। कहते हैं कि हमारे पास जब सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन की बात करें, फर्स्ट में तो समझ में आ गया जिंक का ज्यादा होता है क्योंकि उसके डी ऑर्बिटल जो होते हैं फुलफिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक मात्रा में एनर्जी देनी पड़ेगी। सेकेंड की बात करें तो कहते हैं कि जब हमारे पास क्रोमियम से मैग्नीज की तरफ जाते हैं तो लगातार घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि अगर देखो बेटा, क्रोमियम से अगर ये क्रोमियम है, इससे अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये Cr+ और 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाले तब तक तो ठीक है कि ये 3d5 बना लेगा, और ये जो होगा वह 3d5 4s1 बनाएगा। लेकिन जब इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो 3d5 बनाएगा, और जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये 3d4 बनाएगा। जरा गौर से समझिए कि जब ये 5 से, अब ध्यान रहे, ये 5 क्या हो गया? हाफ फील्ड है, भर गया, हाफ फील्ड हो गया तो स्टेबिलिटी गेन कर लिया। मतलब जब एक बार स्टेबिलिटी गेन कर लेना उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट होता है, काफी अधिक मात्रा में एनर्जी देना पड़ेगा। तो हम पूछे कि मैग्नीज और क्रोमियम में जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाले तो कोई, जब इसके सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन निकला यहां से, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो किसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? क्रोमियम को। क्यों? क्योंकि यह स्टेबिलिटी गेन कर चुका है, हाफ फील्ड हो चुका है। स्टेबिलिटी जब गेन कर लेगा तो उसे एनर्जी अधिक देना पड़ेगा, यानी कह सकते हैं कि क्रोमियम 2+ की एनर्जी लेवल जो होगी वह मैग्नीज 2+ से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि क्रोमियम जो है स्टेबिलिटी गेन कर लिया रहता है, उसको एनर्जी काफी ज्यादा देना पड़ेगा, तब जाकर वह इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा। तो यह हुआ सेकंड में। इसी तरह से यहां भी लौट कराओ, कॉपर और जिंक। कॉपर में यहां देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो ये बनेगा 3d10 4s0, और यहां से निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन तो बनेगा 3d10 4s1। पर सेकंड जब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो ये 3d9 और ये बनेगा 3d10। मतलब इसमें फिर एनर्जी जो होगा काफी ज्यादा देना पड़ेगा इसको, तब जाकर, क्योंकि ये पूरी स्टेबिलिटी गेन कर चुका है, और स्टेबिलिटी गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए यहां पर भी होता है कि कॉपर 2+ की एनर्जी जो होती है वह जिंक 2+ से काफी ज्यादा होती है। स्कैंडियम से या वेनेडियम से, अगर हम वेनेडियम की तुलना में करें तो वेनेडियम से क्या होती है? ज्यादा। मतलब कि ऐसी स्थिति में, हर स्थिति में इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होगा। मतलब निकल 2+ और कंपेयर कर दें यहां तीनों एलिमेंट्स का, तो क्या होगा? इसकी एनर्जी काफी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि यह स्टेबिलिटी गेन कर लेता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में काफी तकलीफ होती है। तो ये हुआ सेकंड। और यही चीज अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में भी जब लौट कर हम आते हैं तो आप जरा देखिए, हम थर्ड की बात आते हैं, मतलब हम इसी से कंपेयर कर लेते हैं। यहां अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना किसका काम हो गया? फेरस का।
सॉरी मैग्नीज का। जब ये मैग्नीज निकालेगा तो जरा बताइए ये 3d4 बनाने में अब इसकी एनर्जी क्या होगी, इसके तरह इसको भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब Mn3+ की जो एनर्जी होगी वह फेरस 3+ से बिल्कुल ज्यादा होगी। Mn3+ की एनर्जी जो होगी वो फेरस से क्या होगी, ज्यादा होगी, और क्रोमियम से जो होगी वह क्रोमियम सबसे ज्यादा होगा भाई, क्रोमियम 3+ से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे स्थिति में ये स्टेबिलिटी गेन कर लिया है, M3+ जब स्टेबिलिटी गेन कर लिया, अब इसको इलेक्ट्रॉन देने में काफी डिफिकल्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट नहीं करेगा, डोनेट करने के लिए अधिक मात्रा में एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए Mn3+ की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। यानी कि जिस तरह से यहां ये मैग्नीज, क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में काफी डिफिकल्टी होती है। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि 3 ऑक्सीडेशन में मैग्नीज का सबसे ज्यादा होता है, सेकंड स्थिति में कॉपर और क्रोमियम का ज्यादा होता है, और फर्स्ट स्थिति में जिंक का सबसे ज्यादा होता है। इसको आप हमेशा फर्स्ट में जिंक का क्योंकि डी सब सेल भरा हुआ है, सेकंड में क्रोमियम और कॉपर का क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो D5 हाफ फील्ड भर जाएगा, उस हाफ फील्ड को इलेक्ट्रॉन निकालने में काफी अधिक एनर्जी लगेगी, और थर्ड में मैग्नीज का क्योंकि मैग्नीज जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते समय वह हाफ फील्ड भरा रहता है, तो इसमें इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। तो ये कंसेप्ट होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। अब एक कंसेप्ट और आता है फेरस का, Fe का जो कंसेप्ट हम लेकर पढ़ते हैं। Fe जो है 26, हम यही सीख लेते हैं। अब जरा देखिए, Fe अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 4d6 4s 3d6 4s1 बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 3d6 4s0 हुआ। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 3d5। अब गौर से देखिए, अब यहां से इलेक्ट्रॉन जब निकालना शुरू करेगा तो इसको मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर ये 3d4 बनाएगा। तो इसीलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी जब ये 3d4 आएगा, मतलब कि यहां तक पहुंचने में, जब ये स्थिति में ये आता है यहां पे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करना होता है, तो इस स्थिति में काफी अधिक मात्रा में इसको एनर्जी देनी पड़ती है। जब इसको काफी मात्रा में एनर्जी देना पड़ेगा तो कह सकते हैं कि Fe जो 26 है ये काफी मात्रा में, जब मान लीजिए कि ये IE1 हो गया, IE2 हो गया, या इसको अगर IE1 मान ला, IE2 इसको IE3 तो IE4 जो भी होगा, लास्ट में जहां पे फेरस जहां D5 बनाएगा उसकी एनर्जी काफी 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 ज्यादा होगी। जब भी डी हाफ फील्ड भरेगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में उसको काफी अधिक मात्रा में एनर्जी देनी पड़ेगी। यह कंसेप्ट हमेशा याद रखें। तो यह हुआ कंसेप्ट आयनिक रेडियाई का, कि किसका आयनिक रेडियाई, फर्स्ट में जिंक का क्योंकि डी जो है फुलफिल भरा है, सेकंड में क्रोमियम और कॉपर का क्योंकि वो जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो तो हाफ फील्ड भर जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक एनर्जी लगती है। थर्ड में मैग्नीज का क्यों लगता है ज्यादा, क्योंकि ऐसे स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो होता है काफी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह हाफ फील्ड हो जाता है, और हाफ फील्ड हो जाने के बाद उसकी स्टेबिलिटी जो होती है गेन कर लेता है, और स्टेबिलिटी गेन करने में इलेक्ट्रॉन निकालने में काफी तकलीफ होती है। और आयरन की जो लास्ट स्टेप जब फोर्थ में जाते हैं तो इस स्थिति में आयरन जो Fe3 काफी ज्यादा स्टेबल होता है, काफी अधिक मात्रा में एनर्जी लगती है क्योंकि वह D5 को गेन कर ले रहता है। ये कंसेप्ट है पूरा आयनिक रेडियाई का, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी का। हम आगे अभी इस पर काफी चर्चा करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से उस पर चेंज होता है। इसके बाद अगली टॉपिक आती है जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वह है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी बड़ा आसान कंसेप्ट है। कहते हैं कि हर मेटल जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, और जब वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वह एलिमेंट से क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट से बाइंड करने की कैपेबिलिटी रखेगा। तो इस स्थिति में यह हर एलिमेंट जो होते हैं ये सारे के सारे रिएक्टिविटी शो करते हैं। अभी हम आगे बस रिएक्टिविटी में ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना सीखिए कि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के चलते इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी थोड़ा सा साइज होती है स्मॉल हो जाती है, और हाई मॉडरेशन पावर होती है, जिसके
इसके ये सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं इस ग्रुप के सब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आगे हम सिखाएंगे समेशन आइसोलेशन एनर्जी कैसे कैसे काम करता है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वह है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसका एटॉमिक नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 किसको छोड़ दिए? शुरुआती होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका? 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s3, सॉरी 4s2, 3d4 बल्कि यहां 5, 4s1, 3d5 4s2, 3d5 4, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1 और 3d10 4s2। ठीक है, अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये 4s3d1 और 4s1 बनेगा। सो ऑन बढ़ता 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 यहां जाने के बाद सिर्फ 3d5 बनेगा, 4s खत्म, और इसी तरह से यहां पर 3d10 बनेगा। बाकी सब ऐसे उतर जाएंगे। जब हम +2 पे जाते हैं तो यहां से 2 से गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, ये बनेगा 3d1, 3d1, ये बनेगा 3d2, 3d3, 3d4, बढ़ता जाएगा, यहां आएगा 3d10। चलिए हम लिख देते हैं 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, आप अरेंज कर लीजिएगा, इधर उधर हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये +3 में जाएगा तो कहानी क्या होगी? अब ये हो गया 0, मतलब 3d0। अब ये आ गया 3d1। इस तरह से +4 में जाएंगे तो ये होगा, अब ये हो गया 3d2, 3d3, तो ये होगा 3d0। इस तरह से यहां +5 में जाएंगे तो ये बनेगा 3d0, क्योंकि ये होगा 3d1। यहां जाएंगे +6 में तो ये होगा 3d0, और +7 में जाएंगे तो ये होगा 3d0। मतलब कि +7 में आते आते +7 में आते आते जो होता है, कौन सा एलिमेंट? फेरस जो होता है, +7 में आते आते ये क्रोमियम का हुआ, फिर उसके बाद टाइटेनियम हुआ, उसके बाद ये वेनेडियम हुआ, फिर उसके बाद ये क्रोमियम हुआ, और लास्ट में आता है मैग्नीज। मतलब कि जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को नीचे लेकर आते हैं, लास्ट में आते आते जब D7 पर हमारे पास D7 0 पर, मतलब लास्ट में इस स्टेट में D7 होता है। मतलब कि यहां तक एलिमेंट्स की अपने ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ये नीचे तरफ बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं कि यहां पर खत्म हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब हुआ, हम बनाने का क्या मतलब है? स्कैंडियम के आउटर मोस्ट में यहां पे 2 और 1 3, कहां जाके 0 हो रहा है? यहां पे 0 हो रहा है, मतलब इस एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3।
जीरो कहां हुआ, यहां पे तो हो गया +3। इस एलिमेंट्स का जीरो कहां हो रहा है, यहां पे, तो ये हो गया +4। दो एलिमेंट्स मिल गए। इसके बाद तीसरा एलिमेंट्स जो टाइटेनियम है, तीसरा एलिमेंट सॉरी वेनेडियम है। वेनेडियम का जीरो कहां मिल रहा है, आकर यहां पे, तो इस पे काम करेगा +5। तो वेनेडियम +5 पर जीरो हो रहा है, तो ये B2 भी बना, +2 +3 +4 +5 सब बना सकता है, क्योंकि इसके पड़ोसी वाले सब जीरो होते गए, तो ये हर स्टेशनरी सेट पर काम करेगा। लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, 5। ध्यान रहे, मैक्सिमम क्या होगा, 5। क्रोमियम का मैक्सिमम क्या होगा, 6। मतलब ये 6 पर भी काम कर सकता है, 4 पर भी काम कर सकता है, 5 पर भी कर सकता है, 3 पर भी कर सकता है, 2 पर भी कर सकता है, 1 पर भी, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6। मैग्नीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 7। 7 भी होगा, 6 भी होगा, 5 भी होगा, 4 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 7। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी एलिमेंट्स का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो क्रोमियम का मैक्सिमम 6, मैग्नीज का मैक्सिमम 7। हम इसे एग्जाम्पल से समझें। कैसे एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझा जाए, जैसे में अगर हम क्रोमियम को लेकर चर्चा करें, तो देखिए हम क्रोमियम को समझे, अगर क्रोमियम 24, हमें ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या कहा कि क्रोमियम जो होता है वह कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर पर, यानी कि +2 से लेकर और +6 सब शो करता है। कैसे, जैसे CrCl2, जिस एलिमेंट्स का ऑक्सीजन नंबर निकालता है उसे X, क्लोरीन -1 पर काम करता है तो -1 × 2 = 0, X - 2 = 0, X = +2 आया। CrSO4 SO4 -2 पे काम करता है तो X × -2 = 0, X + -2 = 0, तो X - 2 = 0, X = +2। अगर आपको नहीं पता है तो आप सल्फर को +6, ऑक्सीजन को -2 ले लेंगे, तो भी हो सकता है कि X + 6 +2 -2 × 4 या 4 × -2 = 0, तो X + 6 - 8 = 0, X - 8 = 0, सॉरी X - 2 = 0, X = 2। तो आप किसी भी मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां मिल गया +2 ऑक्सीडेशन नंबर। फिर CrCl3 X - 3 = 0, तो X = +3। CrCl4 यहां X कितना आएगा, 4 यानी +4। CrCl5 यहां X कितना आएगा, +5। तो +2 +3 +4 +5 सब पर काम करता है। 6 जो होता है लास्ट, जैसे में K2Cr2O7, आप यहां निकालें तो 2 × 1 + 2 × X + 7 × -2 = 0, तो 2 + 2X - 14 = 0, तो 2X - 16 सॉरी 12 = 0, तो X = 12/2 मतलब +6। तो ये यहां पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 या K2CrO6 सॉरी K2CrO4, 2 × 1 + X + 4 × -2 = 0, तो 2 + X - 8 = 0, X - 6 = 0, X = +6। तो क्रोमियम जो होता है वो मैक्सिमम +6 पर काम करता है। मैग्नीज
मैग्नीज को अभी देखें हम लोग, लास्ट में गया कहां तक, 7 पर। मतलब कि जो मैग्नीज आया Mn, ये जो होता है लास्ट में गया था यहां पे 0 पर, तो यानी कि ये प्लस, ये जो मैग्नीज होता है वो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 हर एलिमेंट्स पर ये काम करता है। पर ध्यान रखेंगे जो एग्जांपल में MnCl2, MnCl3, MnCl4, MnCl5, ये जितने एलिमेंट्स आप हर जगह में देखेंगे यहां +2 +3 +4 +5 बनता जाएगा। लेकिन +2 से लेके +5 तक जो होता है उसकी स्टेबिलिटी उतने अच्छे, MnCl2 तो चलो ठीक तक बन जाती है, लेकिन 3 से लेके 5 तक जो होता है वह अनस्टेबल होता है। जो 6 वाला होता है वो स्टेबिलिटी अच्छा गेन करता है। जैसे में K2MnO4 2 × 1 + X + 4 × -2 = 0, 2 + X - 8 = 0, X = +6। ये थोड़ी सी अच्छी स्टेबिलिटी गेन करता है। जो मैग्नेट का फॉर्मेशन बनाता है, पोटेशियम मैग्नेट का, KMnO4। अभी अगर हम आगे सीखें KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4 ये पोटेशियम मैग्नेट, और K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, और KMnO4 1 और प्लस X + 4 × -2, 1 + X - 8 = 0, X - 7 = 0, X = +7। जरा गौर से देखिए, तो मैग्नीज जो होता है +2 से लेकर और +7 हर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी तरह से हम कोबाल्ट की बात करें, मैग्नीज हो गया, मैग्नीज के बाद आता है आयरन। तो आयरन जो होता है वह अपने मैक्सिमम स्टेबिलिटी स्टेट जो होता है, आयरन तो जाएगा कहां तक, 6 तक जाता है, +2 +3 +4 +5 +6 तक जाता है। जैसे में FeCl2 और FeCl3 +2 और +3, ये दोनों एलिमेंट्स जो होते हैं, लेकिन FeCl3 ये हर एलिमेंट्स जो होते हैं या तो FeCl2 बनाएगा, FeCl3 बनाता है, ये अधिक से अधिक जो होता है +6 तक जाता है, ठीक है। लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ज्यादा स्टेबल पाया जाता है आयरन का, सॉरी, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये ज्यादा स्टेबल पाया जाता है इन कंपेयर टू FeCl2। वही लास्ट कंसेप्ट आता है कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना रहता है, तब जाके क्या करता है, तब तक स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। भाई 26 होता है, Fe26 है, जब एक इलेक्ट्रॉन 25 24 और ये 23 जब आता है इसके D5 भर जाते हैं, और जब D5 भर जाएंगे तो ऐसी स्थिति में हाफ फिल्ड हो जाएगा। जब हाफ फिल्ड हो जाएगा तो वह स्टेबिलिटी ज्यादा गेन कर लेता है, इसीलिए FeCl3 इज मोर स्टेबल देन FeCl2। तो FeCl3 जो होता है वह कुछ ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ज्यादा सीख लिए कि हायर स्टेबिलिटी जो होता है, यानी कि Fe3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है हाईली स्टेबल होता है, इसीलिए इसी कंपाउंड को आगे चलकर हम लोग फेरिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं, फेरिक। तो इससे हम लोग कह दिए। अब इसके बाद FeRRic, तो फेरस हो गया, मैग्नीज हो गया, इसके बाद है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो होता है ये एग्जिस्ट तो करता है +2 +3 +4 सब पर एग्जिस्ट करता है, पर मेनली जो होता है वह +2 ऑक्सीजन स्टेट पर ज्यादा स्टेबल होता है। उसी तरह से कॉपर +1 +2 +3 तीनों ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, +1 +2 +3 तीनों ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, लेकिन ज्यादा स्टेबल कहां होता है, सबसे अधिक जो स्टेबिलिटी जब हमको कोबाल्ट के देखते हैं तो वो पाया जाता है +2 ऑक्सीजन स्टेट पर।
उसी तरह से निकल की बात आती है, फिर उसके बाद से कॉपर की बात आती है। तो कॉपर भी जो होता है +1 +2 +3 तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिसमें लास्ट में जो हमारे पास ज्यादा स्टेबल जो होता है वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर स्टेबल होता है। तो हम एक लास्ट निष्कर्ष निकालें कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक का देखें तो ये एलिमेंट जो होता है वह +3 पर, ये +4 पर, ये +5 पर। तो ये +5 +3 +4 तीनों पर अच्छा शो करता है। ये +4 और +3 ज्यादा स्टेबिलिटी, ये +7 पे भी, +6 पे भी हम लोग बताए कि इस पर स्टेबिलिटी शो करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम मैग्नीज को देखें तो ये +2 +3 +6 हर स्टेबल यहां तक जाता है। KMnO4 आप देख ले तो वहां +7 पर भी काम करता है। उसी तरह से फेरस जो होता है +2 और +3 दोनों पर शो करता है, स्टेबिलिटी ज्यादा रखता है। उसके बाद कोबाल्ट +2, निकल +2 और इसके बाद +2 ये सारे के सारे +2 पर काम करते हैं। कोबाल्ट जो होता है वह +3 पर भी काम करता है। तो ये रहता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कि किस एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। इसमें से मैग्नीज और क्रोमियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रोमियम जो होता है वो 6 तक जाता है और मैग्नीज जो होता है वो +7 तक जाता है। FeCl2 में यहां पर Cl3 क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब कि हाफ फील्ड कंप्लीट कर लेता है। तो ये कंसेप्ट होता है पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट का। इतने क्लास के बाद हम जब अगले क्लास में सीखेंगे वह होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये एलिमेंट जो होते हैं वह कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं? इनके कुछ एलिमेंट जो कंपाउंड बनाते हैं वो ऑक्टाहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल, हेक्सागोनल ये अलग अलग पैकिंग बनाते हैं। तो हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के जो सेकेंड अगले पार्ट में हम बाकी के फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग कवर करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग एक एक एलिमेंट्स का, स्कैंडियम, टाइटेनियम, पूरे जितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है एक एक एलिमेंट्स का हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्योंकि हर एलिमेंट्स रिएक्टिविटी करता है, इसलिए इसमें हर एलिमेंट्स का हम रिएक्टिविटी देखेंगे कि कौन किसके साथ कितना रिएक्शन करता है, कौन सा पंजेंट कलर देता है, कौन सा ग्रीन कलर देता है, कौन सा ब्लू कलर देता है, कौन सा रेड कलर देता है, कब रिएक्टिविटी बदलने पर उसकी किस तरह से उसके कलर चेंज कर जाते हैं। तो इतने सारे डिटेल के बाद हम इसके ठीक अगले यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हम बाकी की चीजें कवर करेंगे। थैंक यू।